नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो जितना रोमांचक है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या हो अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएं? क्या ये मुमकिन है? और अगर हो जाए तो इसके क्या फायदे, नुकसान और चुनौतियां होंगी? चलिए इतिहास से लेकर भविष्य तक हर पहलू का विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, अगर हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो इन तीनों देशों का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि कभी एक ही धरती, एक ही संस्कृति और एक ही पहचान का हिस्सा थे। प्राचीन काल से इनकी विरासत साझा है। प्राचीन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल और ब्रिटिश काल। इन सब का इतिहास इन तीनों देशों में फैला हुआ है। धर्म, कला, वास्तुकला, संगीत, खान-पान, पहनावा, सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ रहा है, हमेशा से जुड़ा रहा है। एक्चुअली हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, गुजराती जैसी भाषाएं आज भी इन देशों में बोली जाती हैं और एक दूसरे देशों की फिल्में, गाने और साहित्य लोकप्रिय हैं। बॉलीवुड की फिल्में हर देश में देखी जाती हैं। नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली साहब की गजलें आज भी हर एक देशों में, तीनों देशों में सुनी जाती हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। एक्चुअल में क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध जब बंगाल के नवाब हारे, उसके बाद से भारत पर ब्रिटिश राज एक प्रकार से आना शुरू हो गया था। उसके बाद मैसूर को हराया उन्होंने, हैदराबाद को हराया और सबसे बड़ा सेटबैक लगा जब मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, वो लोग हार गए, दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। तो इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज शुरू हो गया था। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर बाद में ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था 1875 में, 1858 में एक एक्ट बनाकर। तो एक्चुअल में मैं वही आपको बता रहा था। 1857 की क्रांति, गांधी जी का सत्याग्रह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के साझा हीरो हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर हिस्सा लिया था। उसके बाद एक दर्दनाक कहानी आती है, विभाजन की कहानी। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में धार्मिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में टू नेशन थ्योरी, जिसे दो राष्ट्र सिद्धांत कहते हैं, वो आया, यानी हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग देश। 1947 में अंग्रेजों के जाते ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मतलब अंग्रेज ही विभाजन करवाकर चले गए। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान के नाम से आज जानते हैं, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस विभाजन में करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की जानें गई। परिवार बट गए, शहरों की शक्ल बदल गई और दिलों में गहरे जख्म हमेशा के लिए रह गई। आपको पता होगा कई कहानियां उसके बारे में, विभाजन के बारे में प्रचलित हैं कि रोटियां चूल्हे पर पड़ी रह गई। जो लोगों को ध्यान आया, जितना वो उठा सकते थे उठाया और पलायन कर गए, यहां से वहां चले गए, वहां से यहां आ गए। बहुत विभाजन, मतलब एक ट्रॉमेटिक ट्रेजेडी थी लोगों के लिए, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दी, या यूं कहीं कि मुस्लिम लीग ने लोगों के ऊपर थोप दी। खैर, उसके बाद भारत और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान कभी यूनाइट नहीं रह सका और बांग्लादेश का जन्म 1971 में होता है। तो बांग्लादेश के जन्म की कहानी क्या है? एक्चुअल में 1947 के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों को भाषा, संस्कृति के नाम पर भेदभाव झेलना पड़ा और 1971 में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा, जिसमें भारत ने भी समर्थन दिया। 1950 में बंगाली जो भाषा थी बांग्लादेशियों की, उसको मान्यता दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ। फिर 1970 में एक और आंदोलन हुआ जब चक्रवात आया उस टाइम पर, और 1971 में फिर ये फुल फ्लैज्ड इन्होंने आंदोलन ही कर दिया, जिसका भारत ने समर्थन किया। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नया और स्वतंत्र देश बन गया। अगर आज की साझा संस्कृति की बात करें तो आज भी इन तीनों देशों की खान-पान, संगीत, त्योहार, शादी ब्याह की रस्में और बोलचाल में गहरा मेल है। बॉलीवुड, पाकिस्तानी ड्रामे, बांग्ला संगीत, ये सब एक दूसरे के देश में खूब पसंद किए जाते हैं।
और कई परिवारों की जड़ें आज भी तीनों देशों में फैली हैं। रिश्तेदार सीमाओं के दोनों ओर, इधर भी और उधर भी, हर तरफ हैं कई परिवारों के। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इन देशों की जड़ें एक ही हैं। भले ही राजनीतिक सीमाएं बन गई हों, लेकिन सांस्कृतिक भावनाएं और यादें आज भी हमें जोड़ती हैं। क्या आप मानते हैं कि इतनी गहरी साझा विरासत कभी मिट नहीं सकती? अगर आप मानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, सोचिए, अगर अब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएं तो क्या क्या अद्भुत फायदे हो सकते हैं। आइए हर पहलू को मैं एक बार विस्तार से मैं आपको समझाता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला फायदा होगा शांति और सुरक्षा का। आप जानते हैं कि दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद, तीनों देशों के बीच में अलग अलग सीमाओं के लिए विवाद है। सबसे बड़ा विवाद तो कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद और युद्ध की आशंका लगभग समाप्त ही हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 या यूं कहीं एक नया युद्ध, 5 युद्ध हो चुके हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तीनों देशों का रक्षा बजट मिलाकर हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अगर ये खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगे तो पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। सीमाओं पर तैनात लाखों सैनिक, हथियारों की दौड़ और परमाणु तनाव, ये सब इतिहास बन सकते हैं और हम सब फिर मिल के एक साथ रह सकते हैं। शांति से लोगों की जिंदगी आसान होगी, व्यापार बढ़ेगा और निवेशकों का भरोसा हम पर और ज्यादा मजबूत होगा। उसके अलावा आर्थिक ताकत और विकास की बात करें तो तीनों देशों की संयुक्त आबादी लगभग 1.7 अरब है। मतलब हो जाएगी अगर तीनों एक होंगे तो, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या। इतना बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक सपना होगा। भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की लगभग 400 अरब डॉलर और पाकिस्तान की लगभग 500 अरब डॉलर के आसपास है। यानी ये कुल मिलकर 4.5-5 अरब डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, जो दुनिया की टॉप 3rd इकोनॉमी बन जाएगी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट इस चीज का है। अगर आपसी व्यापार, निवेश और संसाधनों का साझा इस्तेमाल हो तो यह क्षेत्र दुनिया की, मैं कह रहा हूं ना, टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बांग्लादेश में बहुत अच्छा चलता है गवर्नमेंट। भारत की आईटी और फार्मा, पाकिस्तान का कृषि और खनिज, ये तीनों मिलकर वैश्विक बाजार में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एकीकृत बाजार से व्यापार, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और स्टार्टअप को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज्यादा फायदा यहाँ के लोगों को होगा। सामाजिक और मानव विकास की बात करें तो बांग्लादेश शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के कई सूचकांकों में भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे है। दोस्तों, भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता, पाकिस्तान की कृषि और युवा जनसंख्या सब मिलकर मानव विकास सूचकांक HDI में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, जल संकट और स्वास्थ्य समस्याओं से मिलकर निपटा जा सकता है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के लिए अवसर पूरे क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। अगर वैश्विक प्रभाव और डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्था के साथ यह नया देश संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस में, WTO में, G20 में बहुत बड़ी वैश्विक भूमिका निभा सकता है। चीन, अमेरिका, यूरोप जैसी महाशक्तियों के सामने दक्षिण एशिया एक नई शक्ति बनकर उभर सकता है, जो ये संयुक्त भारत या जो भी इसका नाम रहेगा वो रहेगा। विदेशी निवेश, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक व्यापार में नए अवसर खुलेंगे। अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि के बारे में बात करें तो साझा त्योहार, संगीत, फिल्म, साहित्य और कला, इनका आपसी आदान प्रदान और भी बढ़ेगा। युवा पीढ़ी को एक दूसरे से सीखने, घूमने और काम करने के नए मौके मिलेंगे। पर्यटन, खेल, शिक्षा और मीडिया में सहयोग से पूरे क्षेत्र की पहचान दुनिया भर में मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये तीनों देश फिर से एक हो जाएं तो शांति, विकास, आर्थिक तरक्की, सामाजिक समृद्धि की एक नई मिसाल कायम हो सकती है।
क्या आप सोच सकते हैं कैसा होगा वो दिन जब पूरी दक्षिण एशिया एक परिवार की तरह आगे बढ़ेगा? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो जाएं तो फायदे बहुत हैं, लेकिन राह में बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। आइए इन चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चुनौती आएगी राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की। तीनों देशों की सरकारें, संविधान, कानून और प्रशासनिक ढांचे पूरी तरह अलग हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जबकि पाकिस्तान में कई बार सेना ने सत्ता संभाली है और बांग्लादेश में भी राजनीतिक अस्थिरता रही है, जो फिलहाल भी चल रही है। एक साझा संविधान, चुनाव प्रणाली, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को बनाना बेहद जटिल और विवादित होगा। सत्ता और संसाधनों के बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय असंतोष और संघर्ष की आशंका बन सकती है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करें तो आती है धार्मिक और सांप्रदायिक विविधता। एक्चुअल में भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और विभाजन में सबसे बड़ी वजह भी यही धार्मिक मतभेद था, जिसके कारण 1947 में 2 नेशन थ्योरी आई और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बने थे। दशकों से चली आ रही सांप्रदायिक राजनीति, दंगे और कट्टरता आज भी समाज में बहुत गहरे रच बस गए हैं, बहुत गहरे से बसे हुए हैं। एकीकरण के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक आजादी और सामाजिक समरसता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं तो देश के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता आ सकती है। सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के साथ संबंधों में तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी गतिविधियां, सीमा पार आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव तस्करी और जाली नोटों जैसी समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं। अगर तीनों देश एक होते हैं तो इन सभी सुरक्षा चुनौतियों को एक साथ साझा नीति और मजबूत सहयोग के साथ ही नियंत्रित किया जा सकता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाकों जैसे शिलीगुड़ी कॉरिडोर, चटगांव बंदरगाह की सुरक्षा और नियंत्रण पर विवाद हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। फिर बात करें आर्थिक असमानता और संसाधनों के बंटवारे के बारे में तो भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं बड़ी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन तीनों देशों में फिर भी मौजूद है। संसाधनों, नौकरियों, विकास फंड और निवेश के बंटवारे को लेकर विवाद और असंतोष पैदा हो सकते हैं। औद्योगिक, कृषि और सर्विस सेक्टर के विकास में असमानता और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। राष्ट्रीय पहचान और जनभावना की बात करें तो तीनों देशों के लोगों में अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान, उसका गर्व और विभाजन की बहुत गहरी यादें हैं। दशकों से चली आ रही शिक्षा, मीडिया और राजनीति ने अलग अलग राष्ट्रवाद को मजबूत किया है। एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाना और जनता को एकजुट करना सबसे कठिन कार्य होगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन गंभीर चुनौतियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इनके समाधान के कोई भी एकीकरण केवल सपना ही रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि इतनी गहरी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद एकता संभव है? अगर आपको लगता है तो एक बार ये बात भी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फिर से एक होना क्या वाकई संभव है? तो आइए इसे कुछ उदाहरणों और तर्कों के साथ समझते हैं। एक्चुअल में आज की सच्चाई और चुनौतियों को देखें तो आज के हालात में तीनों देशों में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मतभेद बहुत गहरे हैं। सीमाओं पर तनाव, अलग अलग राष्ट्रीय पहचान और दशकों पुरानी दुश्मनी, ये सब किसी भी एकीकरण की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। जनता के मन में भी विभाजन की बहुत कड़वी और गहरी यादें हैं। अलग अलग राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। राजनीतिक नेतृत्व भी आमतौर पर अपने अपने देश की संप्रभुता और पहचान को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन अगर देखें कि इतिहास में क्या ऐसा कभी हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि कभी इतिहास में ऐसा हो चुका है? अगर हम इतिहास देखें तो जर्मनी का एकीकरण, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी 1990 में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 35 साल पहले ही ऐसा हुआ है, जब दोनों हिस्सों ने मिलकर एक नया और मजबूत जर्मनी बनाया, जो आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है।
यूरोपियन यूनियन EU आपने देखा होगा, जहां दर्जनों देश अपनी सीमाएं खुली रखते हैं और एक जैसी मुद्राएं यूरो चलाते हैं और आपसी व्यापार और विकास में साझेदारी निभाते हैं। वियतनाम भी कभी 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन 1975 में फिर से एक हो गया। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 50 साल पहले ही एक हुआ है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता की सहमति हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन क्या दक्षिण एशिया में ऐसा होगा? दक्षिण एशिया की जमीनी हकीकत अलग जरूर है, लेकिन यहाँ भी साझा संस्कृति, भाषाएं, खानपान और इतिहास हैं, सब साझा है। अगर भविष्य में इन देशों के लोग शांति, विकास और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होने का सपना देखें तो एकीकरण की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत छोटे कदमों से ही हो सकती है, लेकिन आपसी व्यापार बढ़ाना, वीजा के नियम आसान करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और युवाओं के लिए साझा प्रोग्राम्स की शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा और शायद कभी भविष्य में राजनीतिक एकीकरण भी संभव हो सकता है। जरूरी शर्तें और संभावनाओं की बात करें तो सबसे जरूरी है कि आपसी विश्वास, संवाद और साझा भविष्य की सोच तीनों देशों में होनी चाहिए। शिक्षा, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता और समझदारी बढ़ानी होगी। राजनीतिक नेतृत्व को भी अपने हितों से ऊपर उठकर पूरे क्षेत्र के विकास और शांति के लिए काम करना होगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में शांति और विकास की एक नई मिसाल कायम हो जाएगी। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है। तो दोस्तों, भले ही आज ये सपना बहुत दूर लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब लोग और नेता ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा हो सकता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है? अगर आपको लगता है कि दक्षिण एशिया में ऐसा हो सकता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है, तो एक बार कमेंट करके ये भी जरूर बताना। एक्चुअली भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फिर से एक होना सिर्फ राजनीतिक विचार नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सपना भी है, एक्चुअली है। अगर ऐसा होता है तो शांति, विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुधार और वैश्विक प्रभाव सब कुछ कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। यह सपना तभी हकीकत बन सकता है जब लोग अपने अपने पूर्वाग्रह छोड़कर आपसी विश्वास, संवाद और साझा भविष्य की सोच को अपनाएं। क्या ये संभव है? आज के हालात में ये सपना दूर जरूर लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ये सभी उदाहरण हैं कि एकता और सहयोग से नई शुरुआत की जा सकती है। अगर दक्षिण एशिया के लोग शांति, यहाँ तक कि उनके नेता भी अगर शांति, विकास और मानवता को प्राथमिकता दें तो भविष्य में ये सपना भी साकार हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी क्या राय है? अब बारी आपकी है। क्या आप मानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक हो सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति, भाईचारा और विकास का एक नया युग शुरू हो सकता है? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी बाधा क्या है और सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्या आप सोचते हैं कि युवा पीढ़ी इस बदलाव की शुरुआत कर सकती है? तो दोस्तों, अपने विचार, सुझाव और सपने को नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक अंत तक वीडियो को देखा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसे विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करें जो न सिर्फ दिलचस्प हों बल्कि समाज और भविष्य के लिए भी मायने रखते हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में शामिल हो सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @piyushyogi03 और ऐसे ही विषयों पर अपनी राय ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। नमस्कार।